Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 English NCERT Gulliver's Travels. ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुलिवर्स ट्रैवल की लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को रीड किया था प्लस एक्सप्लेनेशन करी थी। तो हम इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार समरी फिर से कर लेते हैं गुलिवर ट्रैवल्स की। गुलिवर ट्रैवल्स में क्या होता है, इसमें उसने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है। वो 1730 पे जब एक लैंड डिस्कवर करता है और वहाँ पे जो कैप्टन होता है वो अपने कुछ आदमियों को बर्तन लेके भेजता है कि जाओ जाके पानी भर लाओ। बट जो उसके आदमी होते हैं वो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, भागते हुए वो शिप की तरफ जा रहे हैं। जब गुलिवर क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा जो ह्यूज क्रिएचर है वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है और उसका जो इतना बड़ा है कि समुद्र का पानी उसके सिर्फ घुटनों तक ही आ पा रहा है। तभी वो बोट वहाँ से चली जाती है जल्दी से, वो लोग भगा लेते हैं, पर क्रिएचर उसको नहीं पकड़ पाता। फिर वो 60 फीट अराउंड वो जायंट क्रिएचर होता है, तो गुलिवर उनसे छुपने के लिए अपने खेतों में पीछे कॉर्न के या बाले के जो खेत होते हैं उनमें छुपता है। बट तभी वो क्या देखता है, कुछ फार्मर्स ना रीप करने आए, रीप मतलब कटाई करने आते हैं। वहाँ पे 7 फार्मर्स होते हैं। तभी एक फार्मर उनमें से गुलिवर को देख लेता है और वो उसको उठाता है अपने हाथ में, और वो भी अराउंड 60 फीट ऊंचा होता है, और वो अपने आँखों के बिल्कुल सामने लेके आता है और क्यूरियोसिटी से देखता है। फिर वो उसको नीचे रख देता है। फिर गुलिवर ना उनको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, बट वो सुन ही नहीं पाते। उनकी आवाज़, उस गुलिवर की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती है। तभी वो जो फार्मर होता है वो गुलिवर को अपने घर लेके जाता है, और वहाँ पे वो देखता है कि जो उनकी डाइनिंग टेबल है वो भी 30 फीट ऊंची है, और जो कैट है वो अराउंड 10 ऑक्स के हाइट के बराबर है। और उनका जो बच्चा होता है फार्मर का वो सोचता है कि गुलिवर एक टॉय है, वो उसको अपने मुँह में लेने वाला होता है। बट गुलिवर की जो लेडी होती है उस घर में, वो उसको बचा लेती है। तो ऐसा होता है। और फार्मा और जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, वो गुलिवर को अपना बेड भी दे देती है सोने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। डू सम क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? कैप्टन ने मैन को सेंड में क्यों लैंड में क्यों भेजा था? मतलब कैप्टन जो था उसने लोगों को, अपने आदमियों को लैंड पे क्यों भेजा? क्योंकि उसको पानी चाहिए था और वो पानी ढूंढना चाहते थे। द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू फाइंड वाटर या फिर टू फेच वाटर, मतलब पानी ढूंढना है, पानी लेने जाने के लिए भेजा था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? और जो मैन थे वो भागते हुए शिप की तरफ क्यों गए? द मैन रश बैक टू द शिप फॉर देयर लाइफ एज जाइंट क्रिएचर वॉज चेजिंग दैम। जो मैन थे वो अपनी लाइफ को, अपनी जान बचाने के लिए शिप की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि एक जाइंट क्रिएचर उनके पीछे पड़ गया था। चूज़ द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें से करेक्ट आंसर चूज़ करिए। द जाइंट क्रिएचर कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज। जाइंट क्रिएचर के पास रीपिंग हुक था। क्यों था? क्योंकि, अब आप इनमें से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, वो दूसरे जाइंट से लड़ रहे थे। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो अपनी कॉर्न को काटने आए थे, रीप मतलब कटाई करने। ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, या फिर गुलिवर को डराने आए थे। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो अपनी कॉर्न की जो फील्ड थी उसको रीप करने जा रहे थे। दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड पे लिखा क्यों रखा उन्होंने ग्राउंड पे? दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने कभी कोई ह्यूमन ही नहीं देखा था, आदमी नहीं देखा था। दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उन्हें लगा कि वो डॉल है। या फिर दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, या फिर उन्होंने इतना छोटा आदमी कभी नहीं देखा था। तो करेक्ट आंसर इज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने इतना छोटा आदमी कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने ज़मीन पे रख दिया। गुलिवर कौन था? अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ या अ जाइंट? कौन था? मतलब फार्मर किसान था, सेलर मतलब जो नाविक होते हैं वो था, या ड्वार्फ मतलब बौना था, या फिर एकदम इतना बड़ा सा आदमी था। तो कौन था? जाइंट मतलब मॉन्स्टर टाइप था। तो गुलिवर कौन था? ही वॉज अ सेलर, तो आप सेलर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज नेम द क्रिएचर टू हुम यू वुड लुक लाइक गुलिवर। आप द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, मतलब एक ऐसे क्रिएचर का नाम बताओ जिससे आप मिलना चाहते हो गुलिवर की तरह। जैसे गुलिवर उन क्रिएचर से मिला, ऐसे आप उस क्रिएचर से मिलना चाहते हो, और वो जो क्रिएचर है वो अब नहीं है। एक्सटेंट मतलब कि अब गायब हो गया, उसकी प्रजाति अब नहीं है। द वर्ड बिगिन्स विद द लेटर डी, और जो वो लेटर है वो वर्ड है वो डी लेटर से शुरू हो रहा है। तो वो वर्ड है डायनासोर। डायनासोर पहले होते थे और अब नहीं है, तो DINOSAUR, डायनासोर। तो ये बोल सकते हो आप। फ्रॉम द टेक्स्ट राइट सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। आप टेक्स्ट मतलब बुक को देखिए और इसको देखिए लाइन्स को, और बताइए उन सेंटेंसेस को लिखिए जो कि इसके बाद आएंगे।
ठीक है। द जायंट रीपर्स वॉज फैसिनेटेड बाय द गुलिवर, जो वो जायंट रीपर्स है ना, बड़े बड़े जो आदमी थे जो कटाई करने को आए थे, दे वर फैसिनेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें गुलिवर अच्छा लग रहा था। या ये चीज़ आपको किस लाइन से, ये बुक में ऐसी कौन सी लाइन्स लिखी हैं जिससे ये लाइन्स प्रूव हो रही हैं? तो लाइन्स हो गई, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो लोग सब के सब ग्राउंड पे बैठ गए और मुझे बहुत ध्यान से देखने लगे, तो उससे वाली लाइन प्रूव हो गई। नेक्स्ट है, गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन, गुलिवर एक मतलब ऐसा आदमी था जो कि हमेशा कुछ ना कुछ लर्न, मतलब सीखना चाहता था हमेशा। तो वो आप कैसे बता सकते हो? वो आप बोल सकते हो, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं चीज़ें एक्सप्लोर करने गया। मतलब जो अगर लर्नड मैन होगा वही तो जाएगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं होगा वो क्यों जाएगा, है ना। तो गुलिवर तो एक लर्नड मैन था, इस चीज़ से प्रूफ हो रहा है। द फार्मर सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय, फार्मर के बेटे को लगा कि गुलिवर एक टॉय है। ये आपको किस लाइन से लगा? ऑन सीइंग मी, जब गुलिवर कहता है ना, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, इन वाली लाइन से लगा कि फार्मर के सन को लगा वो टॉय है। ऐसे ही है, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन, आपको किन लाइन से लगा कि फार्मर की जो वाइफ थी वो काइंड हार्टेड वुमेन थी? काइंड हार्टेड मतलब दिल की बहुत अच्छी, काइंड थी। तो जब उसने उसको बेड पे सुला दिया और हैंकरचीफ से उसको कवर कर दिया, तो जब उस गुलिवर ने बोला है ना, लेटर शी पुट मी ऑन हर बेड, ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, तो इस चीज़ से लगा कि फार्मर की वाइफ बहुत काइंड हार्टेड वुमेन थी। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आंसर्स देख सकते हैं, मैंने अलग से भी लिखे हुए हैं सारे आंसर्स। ये देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज लाउड एज बेलोइंग ट्रम्पेट, जो फार्मर की वॉइस थी, जो गुलिवर कहता है, जो फार्मर की वॉइस थी वो एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट, मतलब इस तरह की थी जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो, एकदम गर्जना के साथ अगर कोई ट्रम्पेट बजा रहा हो आपके कान में आके, ऐसी वॉइस थी। और दूसरा सेंटेंस है, द जायंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर, एकदम थंडर की तरह थी, मतलब एकदम कड़कड़ाहट, बिजली कड़क रही हो, ऐसी आवाज़ थी। व्हेन समथिंग इज़ वेरी कोल्ड वी से इट इज़ एज कोल्ड एज आइस, जब कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है तो हम कहते हैं एज कोल्ड एज आइस, एकदम आइस की तरह ठंडी। दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी वेरी कोल्ड, क्योंकि वो जो आइस होती है वो बहुत कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। तो हम किसी चीज़ का हमें कहना होता है कि बहुत कोल्ड है, तो हम बोल सकते हैं उसे इट इज़ एज कोल्ड एज आइस। यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स हैं और ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको ये लिखने हैं। अब लिखने कैसे हैं? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज़ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स के वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। अब देखो, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे कि अब कोई चीज़ कोल्ड थी तो हमने क्या बोला, एज कोल्ड एज आइस, की आइस की तरह ठंडी। अब आपको उसी तरह से लिखना है, एज डैश एज फेदर। अब फेदर क्या होता है? हल्का होता है, एकदम लाइट वेटेड होता है। तो क्या है ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इस बॉक्स में, इनमें से सबसे ज़्यादा हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं? एज लाइट एज फेदर, एज लाइट एज फेदर, जो इसमें वर्ड दिया हुआ है बॉक्स में भी, एज लाइट एज फेदर। अब एज डैश एज अ टॉर्टोइज, अब टॉर्टोइज हमें पता है कि टॉर्टोइज कैसा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो हम क्या बोलेंगे, एज स्लो एज टॉर्टोइज, स्लो, एकदम टॉर्टोइज की तरह धीमे धीमे चल रही थी। एज डैश एज हनी, अब हनी कैसा होता है, एकदम स्वीट होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एज हनी के जैसे मीठा, ठीक है। अब एज डैश एज स्नो, अब स्नो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज वाइट एज स्नो, ओके। एज डैश एज एन ऑक्स, अब ऑक्स क्या होता है, एकदम इन वर्ड्स में आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो ऑक्स की खूबी बता रहा हो, तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। अब एज डैश एज नाइट, अब नाइट कैसी होती है, बिल्कुल नाइट कैसी होती है, ब्लैक होती है, तो आप यहाँ लिखोगे एकदम एज ब्लैक एज नाइट। अब एज डैश एज अ रोज़, अब रोज़ कैसा होता है, एकदम रेड होता है, तो आप लिखोगे एज रेड एज रोज़। एज डैश एज अ टोस्ट, अब टोस्ट कैसा होता है, गरम होता है ना, आप गरम गरम तो टोस्ट खाते हो, तो एज वार्म एज अ टोस्ट, ठीक है, गरम। एज डैश एज अ ब्रीज, एकदम हवा की तरह, अब हवा कैसी होती है, एकदम खुशबूदार, ब्री। एज जेंटल, एकदम जेंटल सी फील होती है, एकदम अच्छी सी, तो आप लिखोगे एज जेंटल एज ब्रीज। तो अब इन्हीं वर्ड्स का यूज़ द अबव एक्सप्रेशंस, और इन्हीं ऊपर जो एक्सप्रेशंस दिए हुए ना, इनका यूज़ करके आपको ये सेंटेंसेस फिल करने हैं। कैसे? द ओल्ड मैन हेयर इज़ एज वाइट, जो बूढ़ा आदमी है उसके बाल
इतने वाइट हैं कि कैसे, इतने वाइट हैं कि जैसे स्नो, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो। हिज फीट वर एज कोल्ड, उसके कोल्ड पैर इतने ठंडे थे, एज कोल्ड एज किसकी तरह, आइस। द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो डैश इन डिलीवरिंग द पेपर, तो जो न्यूज़पेपर बॉय था वो इतना हल्के काम डिलीवर करता है पेपर, जैसे कैसे लिखेंगे आप, जैसे कितना हल्के, जैसे टॉर्टोइज, एज स्लो एज टॉर्टोइज, टॉर्टोइज इन डिलीवरिंग द पेपर्स। आई फेल्ट एज लाइट डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग, मुझे एक्सरसाइज करने के बाद इतना हल्का फील होता है जैसे फेदर, तो आई फेल्ट एज लाइट एज फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग, मुझे एक्सरसाइज करने के बाद बहुत फेदर की तरह, एकदम पंख की तरह लाइट फील होता है। अब यहाँ आप अपने कंपैरिजन्स करिए, देखो एज टॉल एज, इतना ऊंचा कि एज माउंटेन, एज टॉल एज माउंटेन, माउंटेन कैसी होती है, बहुत टॉल होती है ना, या फिर एज टॉल एज बिल्डिंग, या फिर एज फास्ट एज, इतना फास्ट कि कितनी, किसके जितना फास्ट, लाइट। सबसे ज़्यादा फास्ट क्या होती है, लाइट होती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है, एज फास्ट एज लाइट। एज हाई एज, इतना ऊंचा एज स्काई, स्काई कितना होता है, बहुत ऊंचा होता है, एज फाई एज स्काई। एज एंग्री एज अ बुल, जो बुल होती है ना वो हमेशा एंग्री में रहता है, तो एज एंग्री एज बुल, बुल की तरह एंग्री। एज टाइनी एज एन एंट, आंट की तरह छोटा, ठीक है। एज ब्रेव एज अ लायन, लायन की तरह बहादुर। आप ऐसे करके कंपैरिजन दे सकते हैं। अब देखो, देयर आर मेनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ होने के ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे इवेंट मतलब कोई चीज़ हुई, और रीज़न मतलब क्यों हुई। तो गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस, गुलिवर जो फेंसिंग थी, मतलब जो उसकी बाउंड्री थी, उसमें वो नहीं चढ़ पा रहा था, क्लाइम नहीं कर पा रहा था। क्यों, इसके रीज़न क्या क्या थे। एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, जो एक एक स्टेप था वो 6 फीट ऊंचा था। ही सॉ वन ऑफ द जाइंट्स कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक जाइंट्स उसके पास आ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ, उसने चढ़ने की जगह सोचा कि मैं छुप जाता हूँ, तो इस यहाँ पे ना कर पाने की ये तीनों रीजन्स हो सकते हैं। All the 3 reasons are why Gulliver was unable to climb the fence, और ये तीनों के तीनों reasons थे जिस वजह से गुलिवर नहीं चढ़ पाया। Now look at the picture and discuss in the group why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. अब आप ग्रुप में डिस्कस करिए और देखिए कि ये चीज़ें क्यों हुई थी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पहली पिक्चर है, प्ले कैंसल्ड, ये नोटिस लगा हुआ है कि जो गेम है वो कैंसिल हो गया। तो क्यों हो सकता है गेम कैंसिल। फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि जो मैच कराने वाला था, कोच हैज़ नॉट अराइव्ड, या फिर कोच हैज़ नॉट अराइव्ड, ये एक रीज़न हो सकता है। ओके, दूसरा रीज़न हो सकता है कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, अगर मैच है या क्रिकेट या कुछ इस टाइप का मैच है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ओके, ऐसे करके आप कोई भी रीज़न लिख सकते हो। जैसे अब आपको दूसरी पिक्चर में दिख रहा है कि ये दोनों वॉक कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हो, सेंटेंस पहला लिख सकते हो कि दे आर गोइंग टू विजिट आंट्स हाउस फॉर डिनर, वो आज रात आंटी के हाउस, मतलब उनके घर जा रहे हैं डिनर पे। और दूसरा आप लिख सकते हो कि वॉक आफ्टर डिनर इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि डिनर के बाद वॉक करना अच्छा होता है। तो आप कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हो। ये इसका आंसर लिखा है अलग से। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, मैं फेंस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वेन द जाइंट सॉ मी, और तभी मुझे एक जाइंट ने देखा। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट वेन हर 1 year old सन एंटर्ड, मैं फार्मर की जो वाइफ थी वो कैट को थपथपा रही थी, तभी मुझे तभी कौन आया, 1 year old सन की एंट्री हुई। अब बोथ एक्शंस वर इन द पास्ट, ये दोनों जो एक्शन है ना, फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकेंड सेंटेंस में भी, ये दोनों ही एक्शन आपको एक सेंटेंस में 2 एक्शन दिख रहे होंगे, और ये दोनों के दोनों पास्ट में हुए हैं। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन, जब ये वाला एक्शन चल रहा था पास्ट में, तभी सेकंड वाला हुआ। ठीक है, पहले ये वाला एक्शन जब चल रहा था, आई वाज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, तभी क्या हुआ अचानक से, द जायंट सॉ मी, तभी ये वाला एक्शन हुआ, है ना। अब देखिए,
इसमें अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था और क्या हो गया, ये आपको ना मैच करके लिखना है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। कि अब ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें से देखिए तो क्या हो सकता है, लेटर राइट करते हैं तो किससे करेंगे, पेन से। तो आप क्या करेंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, माई पेन रैन आउट, और मेरा जो पेन था वो अचानक से ख़त्म हो गया, तो इसके आगे फर्स्ट लगा दीजिए। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जो पॉल है वो विंडो से बाहर देख रहा था, और उसने विंडो से बाहर देख रहा था कि ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई, उसने अचानक से लवली बटरफ्लाई, सुंदर सी बटरफ्लाई को नोटिस किया। देखो इसमें ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, अब इसमें ये तो ऑलरेडी चीज़ हो रही थी, बट ये चीज़ कब हो रही थी, ये आपको ना एस्ट्रिक मार्क दिए हुए हैं, थोड़े स्पेशल से हैं। इसमें आपको पहले ये वाला बताना होगा कि कौन ढूंढ रहा था डॉग को, तो क्या और कब ढूंढ रहा था। व्हेन आई मेट अरुण, जब मैंने अरुण को देखा, तो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, तो वो अपने डॉग को देख रहा था, तो यहाँ पे आप थर्ड लिख दीजिए। ओके, फिर है आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, ये भी आप देखिए इनमें कोई सेंटेंस लिखा होगा, उनमें से ही होगा। व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, जब मैम ने कहा, तो आपको ना इनके आगे व्हेन लगाना होगा। ये जो दो एस्ट्रिक वाले सेंटेंसेस हैं, ये इसको कहते हैं एस्ट्रिक वाले सेंटेंसेस है ना, इनके आगे आपको पहले ये यहाँ लगाना होगा। व्हेन मैम सेड स्टॉप राइटिंग, जब मैम ने कहा राइटिंग लिखना बंद करो। आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, मैं अपना लास्ट आंसर लिख रहा था, तो फोर्थ हो गया ये वाला। द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, एक आदमी वॉल को पेंट कर रहा था। The man was painting the wall when he fell off the ladder, तभी when he fell off the ladder, और वो लैडर से गिर पड़ा। अमित was doing his homework, अमित अपना होमवर्क कर रहा था। when the bell rang, और तभी अचानक से क्या हुआ, when the bell rang, बेल बज पड़ी। my mother was cooking dinner, मेरी मदर खाना बना रही थी। when क्या होगा, when the lights went out, तभी अचानक से लाइट चली गई। When the lights went out, आपको ना सबकी, जब आप एक सेंटेंस, ये चीज़ हो रही थी और ये अचानक से होगी, तो उनके आगे ना जब ये हुआ, जब वो हुआ, तो उसके लिए आपको when का यूज़ करना होता है, ठीक है, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख लीजिए, अलग से लिखे हुए हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली, अब आप ना इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। कैसे, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी येस्टरडे, मैं कल एक टैक्सी में बैठा था। और व्हेन, तभी अचानक से क्या हुआ, द, आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। द रेन स्टार्टेड, तभी बारिश शुरू हो गई, द रेन स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड, वो अपनी कबर्ड को क्लीन कर रहा था। व्हेन ही फाउंड द लॉस्ट कैप, तभी उसे क्या मिल गई, अचानक से अपनी एक कैप मिल गई जो उसने खो दी थी। डैश अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, तभी एक डॉग जो था रोड पे आ गया, तो इसके लिए आप लिख देंगे व्हेन आई वॉज जॉगिंग, जब मैं जॉगिंग कर रहा था। व्हेन आई वॉज जॉगिंग अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, तभी जो डॉग था वो रोड पे आ गया। ऐसे ही द टीचर वॉकड इन टू द रूम, अचानक से टीचर रूम में आ गई। कब, व्हेन द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज़, when the children were making noise, the teacher went into the room, walked into the room, teacher room में आ गई। when we compare two things, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम ER लगाते हैं, और more टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, दो चीज़ों को या दो लोगों को, तो हम या तो हम ER लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं। कैसे, व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, जब हम 3 से या 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वी ऐड EST या फिर MOST, मोस्ट लगाते हैं। अब EST लगाते हैं वर्ड के, डिस्क्राइबिंग वर्ड के पीछे, और मोस्ट और मोर लगाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड से पहले। कैसे, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स व्हेन द फर्स्ट 2 आर कंपेयर्ड एंड व्हेन द ऑल 3 आर कंपेयर्ड। अब देखिए अभी क्या है, द सेल बोट इज़ फास्ट, सिर्फ बोट की बात करी है तो बोला है कि सेल बोट जो है वो फास्ट है, मतलब तेज़ चलती है। द कार इज़ फास्टर दैन सेल बोट, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, कार और सेल बोट को, तो क्या हो गया, द कार इज़ फास्टर दैन सेल बोट। फास्ट तो हो गया सेंटेंस, अब इसमें लग गया ER, डिस्क्राइबिंग वर्ड था ना ये फास्ट, इसमें लग गया ER। इन दो, अभी जब एक की बात करी तो सिर्फ फास्ट को यूज़ किया, डिस्क्राइबिंग वर्ड है फास्ट, मतलब जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है किसी चीज़ को। अब जब
दो को कंपेयर किया, बोट को और फास्टर को, द कार इज़ फास्टर दैन द सेल बोट, तो फास्ट में जब ER लगा दिया तो वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, और जब तीन चीज़ों को कंपेयर किया, इन तीनों को जब कंपेयर किया तो हमने पढ़ा था डिस्क्राइबिंग वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, फास्ट के जब तीनों को कंपेयर करते हैं तो EST लग जाता है। द एरोप्लेन इज़ फास्टेस्ट ऑफ ऑल, इन तीनों में से एरोप्लेन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, तेज़ चलता है। जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं ना, जैसे हमने बोला द कार इज़ फास्टर दैन द सेल बोट, तो हम फास्टर, तो जब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड लगाए तो उसके साथ हम THAN ये वाला दैन लगाते हैं, ठीक है, फास्टर, स्लोअर, इसके साथ हम मतलब ऐसे वर्ड्स के साथ जब हम दो को कंपेयर करते हैं तो हम दैन ये वाला लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे ER या EST नहीं लग सकता है ना, तो उनकी जगह पे क्या लगता है, मोर जब दो को कंपेयर करते हैं और मोस्ट जब तीनों को कंपेयर करते हैं। कैसे देखते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हिट द टारगेट है ना, टारगेट को हिट करना डिफ़िकल्ट होता है तो यस होता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो मोर डिफ़िकल्ट क्या है, जगलिंग कैप्स या फिर टारगेट हिट करना, जगलिंग कैप्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप बोल सकते हो कि जगलिंग कैप इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिटिंग द टारगेट, जो जगलिंग कैप है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टारगेट हिट करने से। तो इसमें भी जब आप मोर डिफ़िकल्ट बोलेंगे ना तो आपको मोर डिफ़िकल्ट लिखने के बाद, आपने जैसे लिखा मोर डिफ़िकल्ट, उसके बाद भी आपको क्या लिखना होगा, कौन सा वर्ड, देन। जब आपने दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपको देन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लिखेंगे जगलिंग कैप इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट। और जब आप तीनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे कि मैजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल, कि जो मैजिक ट्रिक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं इन तीनों में से। तो यहाँ लिखा है ना, हिटिंग टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, टारगेट को हिट करना डिफ़िकल्ट है, जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिटिंग अ टारगेट, जगलिंग कैप्स को जगलिंग करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टारगेट हिट करने से। अब डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल, जो मैजिक एकदम कॉम्प्लिकेटेड, एकदम कठिन कठिन मैजिक ट्रिक्स करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तीनों में से। अब आप इसी को ना करिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग ईजी और स्ट्रॉन्ग। अब आपको ईजी या स्ट्रॉन्ग का यूज़ करके करना है, जैसे स्किपिंग, या तो ईजी का यूज़ करिए या स्ट्रॉन्ग का यूज़ करिए। तो फर्स्ट वाले में तो ईजी आएगा, द स्किपिंग इज़ ईजी, स्किपिंग क्या है, आसान है। जंपिंग इज़, अब जंपिंग क्या होता है, जंपिंग तो स्किपिंग से भी ईजी होती है ना, तो जंपिंग इज़ ईजियर। जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमने ER लगाते हैं और देन तो लगना ही है। जंपिंग इज़ ईजियर देन स्किपिंग, स्किपिंग से ज़्यादा ईजी क्या है, जंपिंग है। अब वॉकिंग इज़ दी, अब वॉकिंग तो सबसे ज़्यादा आसान है, तो सबसे ज़्यादा ईजी के लिए क्या बोलेंगे, ईजी, IEST लगा देंगे, तो EASIEST, ईजिएस्ट ऑफ ऑल, वॉकिंग सबसे ही ज़्यादा आसान है। इस वाले में आएगा स्ट्रॉन्ग, तो डॉग क्या है, डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, सिंपल से आपने क्या लिख दिया, द डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग। अब द हॉर्स इज़, अब हॉर्स क्या है, स्ट्रॉन्गर देन डॉग, हॉर्स तो क्या है, हॉर्स डॉग से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, तो आप लिखेंगे द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन डॉग, ऐसे करके लिख देंगे। फिर है द एलिफेंट इज़, अब जो एलिफेंट होता है वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो एलिफेंट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, उन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, एलिफेंट है। अब क्या है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग वर्ड जूसी या फिर एक्साइटिंग। अब क्या है, द ऑर्डर में वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब जो इनका, अब आपको ना जूसी लिखना है क्योंकि ये तो फ्रूट्स के नाम है ना, तो फ्रूट्स तो जूसी ही होंगे, नेक्स्ट वाले में एक्साइटिंग होगा। अब एप्पल क्या होता है, एप्पल इज़, आप लिखिए एप्पल इज़ जूसी, एप्पल इज़ जूसी, एप्पल रसीला होता है, अब रसीला कम होता है ना। ऑरेंज इज़ जूसियर देन एप्पल, अब ऑरेंज इज़ क्या लिखेंगे, जूसियर देन एप्पल, एप्पल, ऑरेंज ज़्यादा रसीला होता है एप्पल से। अब सबसे ज़्यादा रस किस में होता है, शुगर केन में, तो आप लिखेंगे शुगर केन इज़ जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल, शुगर केन इज़ जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल। आप यहाँ आंसर्स देख लीजिए, देखिए अब ये रॉक क्लाइंबिंग है। अब रॉक क्लाइंबिंग क्या, एक्साइटिंग, आपको एक्साइटिंग वर्ड यूज़ करना है ना, तो रॉक क्लाइंब इज़ एक्साइटिंग लिख देंगे आप, ठीक है।
रॉक क्लाइंबिंग में बहुत मज़ा आता है, एक्साइटिंग मतलब एकदम मज़ेदार। अब स्कीइंग करना इज़ ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। इट इज़, अब देखो एक्साइटिंग जो वर्ड है ना, इसके आगे ER या EST नहीं लग सकता, तो हम इसमें लिखेंगे मोर एक्साइटिंग, ठीक है, मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग। आप यहाँ पे लिख देना रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है रिवर राफ्टिंग। अब रिवर राफ्टिंग क्या है? रिवर राफ्टिंग इज़ मोस्ट, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है? रिवर राफ्टिंग है, इज़ मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी एक्साइटिंग है? रिवर राफ्टिंग। क्या है? करेक्ट द यूज़ ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं इनको सही से लिखना है। जैसे फर्स्ट इज दिस इज़ द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ये आसान प्रॉब्लम है सब में से। तो जब सबकी बात करी जा रही है तो यहाँ पे सिंपलर क्यों लिखा है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंपलेस्ट। जब हम 3 या 3 से ज़्यादा की बात करते हैं तो हमें पता है हम क्या लिखते हैं? EST लगाते हैं, ER तो 2 में लगाते हैं, है ना। अब विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द 2 पार्सल, इन दोनों में से हल्का पार्सल कौन है? अब 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? लाइटर आ जाएगा, ओके, लाइटर। नेक्स्ट है ही इज़ क्लेवर देन आई एम, ये मेरे से ज़्यादा क्लेवर है। ही इज़ क्लेवर देन आई एम, तो आप यहाँ पे क्लेवर की जगह क्या लगा देंगे? ही इज़ क्लेवर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा होशियार है। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द 2, अब जब 2 की बात हो रही है तो 2 में से बेस्ट थोड़ी ना होता है, तो 2 में क्या होता है? एक बेटर होगा, एक कम बेटर होगा, तो आई लाइक दिस इज़ द बेटर अमंग द 2, बेटर के साथ क्या लिख देंगे? 2 की बात हो रही है ना, तो बेटर अमंग द 2। अब द फ्लड बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज्ड, जो फ्लड था वो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? द फ्लड बिकेम वर्स्ट एज द रेन इंक्रीज्ड, जो फ्लड था वो वर्स्ट हो गया। बैड का जो होता है ना, बैड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? वर्स्ट हो गया जैसे जैसे बारिश बढ़ी। ये इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। यहाँ आपको पंचुएट करना है। पंचुएट मतलब कि क्या होता है? जैसे आपने ना फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर्स लगाने हैं, कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। क्यों ये सारे मार्क्स इसलिए लगाए जाते हैं? अब जैसे आपको बताना है कि ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, अब जब आप बोलते हैं तो समझ में आता है, बट अगर कुछ लिखा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ दूसरी बात शुरू हुई है। तो ये चीज़ें ना डिस्क्राइब करने के लिए पंचुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। ये हो गए पंचुएशन मार्क्स। अब देखो, अब इसमें क्या है, आपको दिख रहा है ये लेटर है ना, तो इस लेटर में क्या है? डियर समीर से शुरू हुआ है, तो डियर में जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो डी क्या होना चाहिए? यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, डी कैपिटल होना चाहिए, है ना। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट। अब एक ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया कि मैं तुमको एक अपने पेट का, ये पेट है उसका फ़ोटोग्राफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए था। फ्रिस्की, अब फ्रिस्की इज़ अ बुलडॉग, अब फ्रिस्की इसका नेम है तो यहाँ पे F कैपिटल होना चाहिए था। फ्रिस्की इज़ अ बुलडॉग, ये बुलडॉग है, और यहाँ पे एंड की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉमा लगेगा। अ वेरी प्लेफुल पपी, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है ना, तो अभी तो एंड कोई क्वालिटी तो अभी बताई नहीं है। तो फ्रिस्की इज़ अ बुलडॉग, अ वेरी प्लेफुल पपी, बहुत खेलने वाला पपी है, और पपी के बाद यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। बाई नेक्स्ट समर, अब देखो बाई यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है तो बाई को कैपिटल होना था। बाई नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों तक, कॉमा, ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स, अगली गर्मियों तक वो हमारे साथ लंबी चलने मतलब वॉक करने लायक हो जाएगा। तो वॉक्स के आगे आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब आई, जब सेंटेंस न्यू शुरू हुआ है तो आई कैपिटल, आई एम श्योर। अब जब हम आई एम लिखते हैं तो यहाँ पे आई एम ऐसे होता है ना, या तो आप लिखेंगे आई एम, और अगर आपको सीधे लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफी और एम, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एम हो गया। आई एम श्योर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, मैं श्योर हूँ कि तुम भी उसको देखना चाह रहे होगे, तो हिम के आगे फुल स्टॉप लग गया। आई नो यू विल लाइक हिम, मुझे पता है तुम उसको पसंद करोगे, तो फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे। वार्म रिगार्ड संजू। आप वीडियो पॉज करके ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए।
पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पंचुएट करना है। अब ये अलग से हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे नेक्स्ट वेंसडे माय सिस्टर मीता इज़ गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पता है जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल एन होना चाहिए। तो अगले वेंसडे मेरी सिस्टर जा रही है क्या करने, ज्वाइन करने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट वेंसडे के आगे लगाया आपने कॉमा, माई सिस्टर, अब मीता का नेम कैपिटल से शुरू होगा, मीता इज़ गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बैंक का नाम है तो इसमें भी एस कैपिटल आएगा। सेकंड है द डॉग वैग्स इट्स टेल, तो द में टी कैपिटल, द डॉग वैग्स इट्स टेल, जब डॉग अपनी पूंछ हिलाता है, व्हेन इट इज़ प्लीज्ड। अब इट इज़ है, इट्स नहीं है, इट के ऊपर अपोस्ट्रोफी, इट इज़ उसकी, जब वो प्लीज्ड होता है, खुश होता है। बट अ कैट वेव्स इट्स टेल, तो इसमें भी इट के बाद अपोस्ट्रोफी एस, इट्स टेल व्हेन इट्स एंग्री, जब वो गुस्सा होती है तो एंग्री के बाद फुल स्टॉप, और ऊपर वाले में भी फुल स्टॉप आना था। नेक्स्ट थर्ड इज व्हेन आई वेंट फिशिंग आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड। अब क्या है, व्हेन कैपिटल डब्ल्यू, व्हेन आई वेंट फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने गया तो कॉमा, आई कॉट एन ओल्ड शू, मैंने एक ओल्ड पुराना शू पकड़ा, अ प्लास्टिक बैग, और कॉमा लगेगा ना, और क्या पकड़ा, प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड, और सर्दी भी पकड़ ली। शी फेड द बेबी, वॉश द डिशेस, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप। अब शी में एस कैपिटल हो गया, शी फेड द बेबी, उसने बेबी को खाना खिलाया। वॉश्ड, अब दूसरा काम किया तो कॉमा लगेगा, वॉश द डिशेस, बर्तन धोए। फिर इसके बाद दूसरा काम, पुट द लाइट्स ऑफ, लाइट्स बंद करी, एंड वेंट टू द स्लीप, और सोने चली गई, फुल स्टॉप आएगा। फिर was not Tim born on 26th of January 1989, क्या टिम 26 जनवरी को पैदा नहीं हुआ था, तो was not में W आएगा कैपिटल। अब टिम है तो टी टिम का टी कैपिटल होगा। अब ऑन 26 जनवरी, अब ये मंथ जो नेम होते हैं ना उसमें भी कैपिटल लेटर यूज़ करा जाता है, जनवरी ऑफ 1989, उसके आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, ओह नो द बस हैज़ गॉन, ओह नो बस चली गई। अब ओह में ओ तो आएगा कैपिटल, ओह नो अब एक्सक्लेमेटरी मार्क, जब आप कोई चीज़ ऐसे बोलते हो मतलब कि वो चीज़ हो गई, जैसे आप बोलोगे हे राम तो उसमें भी आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, ओह नो तो उसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब मार्क लगाने के बाद फिर टी कैपिटल आएगा, द बस हैज़ गॉन तो फुल स्टॉप आएगा। इसके आंसर्स वीडियो पॉज करके देख लीजिए यहाँ पे। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जायंट ट्री, सबसे बड़ा जो ट्री है वो कहाँ है, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज होते हैं ना, वो सबसे बड़े बड़े ट्रीज हैं। अ जायंट बर्ड, सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। अ जायंट लैंड एनिमल, जो एनिमल लैंड पे रहने वाला है एनिमल सबसे बड़ा कौन सा है, एलिफेंट है, सबसे बड़ा तो एलिफेंट ही है। अ जायंट वाटर क्रिएचर, जो वाटर में रहने वाली सबसे बड़ी क्रिएचर कौन सी है, तो जो ब्लू व्हेल होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ लिख ब्लू व्हेल। अ जाइंट रेप्टाइल, मतलब जो रेंग के चलने वाला सबसे बड़ा कौन है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक होता है क्रोकोडाइल, वो सबसे बड़ा एक रेप्टाइल होता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, अ जाइंट एरोप्लेन, सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है, आपको पता होगा एयरबस A380, आप गूगल करके देखिए इन सबको, तो आपको इसकी फ़ोटोज़ देख के और भी मज़ा आएगा। ये इसका आंसर है, आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल।